मैं फ़हीम खान एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए बेटा, प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ मैं अपनी क्लास की अपनी बात को रखूंगा। पीछे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के मैं 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं या 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। आप लोग जा करके एक बार उनको देखें, फिर आगे बढ़ें। फिर भी मैं थोड़ी सी पीछे की बातें लिए लेता हूं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही आसान शब्दों में जान लें कि इतिहास क्या होता है। तो बेटा, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है, या हम कह सकते हैं अतीत में घटित घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। मगर बेटा, एक चीज़ और ध्यान देना है, इतिहास में घटित या अतीत में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं कहलाती, बल्कि वे घटनाएं ही इतिहास कहलाती हैं जिनका निश्चित रूप से हमें एक सोर्स मिलता है, जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि वो घटना निश्चित रूप से कभी न कभी घटित हुई थी, हम उसे ही इतिहास कहते हैं। पीछे वीडियो में आप ये सारी बातें देख सकते हैं। छोटी सी बात हम ले लें, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ग्रीक भाषा है, तो ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया शब्द से एक शब्द को डिराइव किया गया जिसका नाम था हिस्ट्री। यानी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री शब्द आया कहां से, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिस शब्द का जो शब्द है वो है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया शब्द से ही हिस्ट्री शब्द को डिराइव किया गया है। और इस हिस्टोरिया शब्द का जो मीनिंग होता है, इसका जो मतलब होता है, वो मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई जानकारी ही इतिहास कहलाती है। यानी इतिहास की शुद्ध मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज, यानी ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इतिहास का मतलब होगा कि जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई जानकारी ही इतिहास कहलाती है। और बेटा, इस कायनात के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर एक यूनानी व्यक्ति था जिसका नाम था हेरोडोटस, और हेरोडोटस ने अपनी बुक लिखी, एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका। मगर बेटा, तमाम इतिहासकारों की जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनके बारे में या हिस्टोरिका के बारे में इतिहासकारों की ये राय है कि जो भी उसमें विवरण दिया गया, जो बखान किया गया, जो जानकारी दी गई, वो अफवाहों पर आधारित है, अफवाहों पर बेस है। मगर फिर भी इस कायनात के ऊपर इतिहास के बारे में सबसे पहले जिस इंसान ने अपनी बात को रखा था वो हेरोडोटस था। यही कारण है कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यानी मैंने अपनी बात क्या रखी, हिस्टोरिया, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द जिससे हिस्ट्री शब्द को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन gathered by the investigation, यानी जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई जानकारी। यानी इसकी मीनिंग होगी जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई, इकट्ठा की गई, कुछ भी लिख सकते हो, जुटाई गई जानकारी ही क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। बेटा, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करनी, और कमेंट करना तो कतई ना भूलें। और बेटा, आगे की मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर मैं अपने इतिहासकारों की बात करूं तो हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। सरसरी निगाहों से हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। यानी हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बेटा एंशिएंट इंडिया। क्या है? एंशिएंट इंडिया है, यानी प्राचीन भारत है, और प्राचीन भारत है। दूसरा हमारा है बेटा मेडिवल इंडिया। क्या है बेटा? मेडिवल इंडिया है, यानी मध्यकालीन भारत। यानी दूसरा क्या है हमारा? मध्यकालीन भारत है। और तीसरा है मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया। यानी हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। आधुनिक भारत,
तो हमारे इतिहासकारों ने इसे 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। इन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। और इसके आगे हम लोग जो बात करने चलेंगे, आज से जो हम अपनी बात को रखेंगे वो यहाँ से रखेंगे, एंशिएंट इंडिया से। तो आइए एंशिएंट इंडिया से हम अपनी बात को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया से हम अपनी बात को रखेंगे, यानी प्राचीन भारत से मैं अपनी बात को रखूंगा। क्या है प्राचीन भारत? आइए जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो बेटा जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को भी बांटने के कुछ आधार हैं। हमारे इतिहासकारों ने क्या किया कि इस प्राचीन भारत को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो आधार रखा वो है क्या? वो पत्थर हैं और पत्थर से बने औजार हैं, वीपन्स हैं। उनके बेसिस पर हमारे इतिहासकारों ने हमारे प्राचीन भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी इतिहासकारों ने क्या कहा है कि पत्थर और इन पत्थरों से बने हथियार, पत्थरों से बने हथियार के आधार पर जो एंशिएंट इंडिया है, इस एंशिएंट इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन हैं? आइए जानते हैं बेटा वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत अच्छे से समझना, एक एक बात समझेंगे। जो बात समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। तो वो कौन कौन से पार्ट है बेटा? सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल है। क्या है बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल है। इसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है बेटा? ऐतिहासिक काल है, यानी हिस्टोरिक पीरियड इसे बोलेंगे, हिस्टोरिक पीरियड। एक एक के बारे में जानते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और इसके बारे में आइए जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे इतिहास को कहते हैं जिसका कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिलता। यानी प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे इतिहास को कहते हैं जिसका हमें कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिलता। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था, उस मानव को कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था, वो अनसिविलाइज्ड मानव था। तो फिर बेटा हमें पता कैसे चला? तो इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो बेटा याद रखना, जानकारी का स्रोत है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोतों के बेसिस पर हमने प्राग ऐतिहासिक काल की स्टडी की है और उसी के बेसिस पर हम इसकी आगे स्टडी करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा इतिहास या ऐसा काल, ऐसा समय जिसकी लिखित जानकारी तो मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था, इस समय के मानव को लिखना पढ़ना तो आता था, उसे लिपि का ज्ञान तो था, वो सभ्य मानव तो हो चुका था, मगर टुडे आज तक हम इस समय की लिपि को पढ़ नहीं सके, इनकी भाषा को, इनकी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ नहीं सके। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हड़प्पा सभ्यता। और बेटा आगे चलें, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये वो इतिहास है जिसके हमारे पास लिखित सोर्सेज भी हैं और इसकी स्क्रिप्ट को भी पढ़ा जा चुका है। और ऐसे हर वो इतिहास को हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। ऐसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित सोर्स नहीं मिलता, यानी ऐसा इतिहास जिसके हमें कोई भी यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। इसके बारे में क्या जानेंगे? इसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। बेटा हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था, इस मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। और लिपि का ज्ञान नहीं था तो हम फाइनली कहेंगे कि इस समय का जो मानव था वो असभ्य मानव था। क्या था बेटा? असभ्य मानव रहा होगा, असभ्य मानव था। और बेटा मैं थोड़ी सी बात कर लूं, इसकी जो जानकारी का स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत।
यानी इन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें इसकी जानकारी पता चलती है। अगर मैं प्रोटो हिस्टोरिक काल की बात करूं, ऐसा इतिहास जिसकी लिखित जानकारी तो मिलती है, यानी ऐसा इतिहास जिसकी लिखित जानकारी तो मिलती है, लिखित जानकारी तो मिलती है, परंतु क्या है, परंतु इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी इस समय का मानव सभ्य हो चुका होगा, पढ़ा नहीं जा सका। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो वो है हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे, वैदिक सभ्यता को भी रख लेंगे। और ऐतिहासिक काल का मतलब है ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसकी लिपि को भी पढ़ा जा सका। यानी लिखित साक्ष्य इसके मिलते हैं, यानी इसके क्या है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इसकी लिपि को भी पढ़ा जा चुका है, लिपि को भी पढ़ा जा चुका और बेटा 600 BC से लेकर आज तक की का जो इतिहास है वो हमारे पास क्या है, लिखित इतिहास है। तो बेटा हमारे इतिहासकारों ने क्या किया है, पत्थर और उन पत्थरों से बने हुए औजारों के बेसिस पर हमारी एंशिएंट इंडिया को भी हमारे इतिहासकारों ने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। बेटा इतना नोट कर लेना। बेटा हमारे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इसके आगे की बात रफ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस प्राग ऐतिहासिक काल को अगेन हमारे इतिहासकारों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से 2 काल हैं। यानी कि जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में बांटा है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं बेटा, आपको पता होगा, आपने सुन रखा होगा, आपने पढ़ा होगा। एक तो है पाषाण युग। पाषाण युग को हम लोग बोलेंगे स्टोन एज, यानी इन पत्थरों के बेसिस पर हम लोग इतिहास की स्टडी करेंगे। दूसरा है कॉपर एज, यानी इसको बोलेंगे ताम्र युग। आइए बात करते हैं पाषाण युग की। इस पाषाण युग को भी हमारे इतिहासकारों ने 3 मेजर पार्ट में बांटा है। और वो पार्ट कौन कौन है? एक तो है बेटा, एक है पुरा पाषाण काल। ये क्या है बेटा? पुरा पाषाण काल। और दूसरा है मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या है बेटा? मध्य पाषाण काल है। और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। और बेटा थोड़ा सा हम और बात करें, अगर मैं इसकी बात करें, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज बोलते हैं। नियोलिथिक एज है, ये मीजोलिथिक एज है, मीजोलिथिक एज बोलते हैं, या पीरियड कुछ भी कह दो बेटा। और इसको बोलते हैं पहला लिथिक एज, पहला लिथिक एज बोलते हैं। और मैं इस पहला लिथिक एज की बात करी, इसको फिर हमारे इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। यानी लोअर पैलालिथिक एज, मिडिल पैलालिथिक एज एंड अपर पैलालिथिक एज। यानी और मैं इसकी बात कर लूँ तो इसको हमारे इतिहासकारों ने निम्न पुरा पाषाण काल कहा है, एक इसको कहा है मध्य पुरा पाषाण काल कहा है, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल कहा है। और बेटा इसको कहेंगे अपर पैलालिथिक एज। अपर पैलालिथिक एज बेटा ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको बोलेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। इसको बोलेंगे अपर पैलालिथिक एज, इसको बोलेंगे मिडिल पैलालिथिक एज, और इसको बोलेंगे निम्न पुरा पाषाण या लोअर पैलालिथिक एज या निम्न पुरा पाषाण काल। आइए बेटा मैं इसके टाइम पीरियड्स की बात कर लेता हूँ, इनके डेट्स की बात कर लेता हूँ। बेटा
अक्सर बच्चों में ये बातें सुनने को मिलती हैं कि इतिहास की डेट्स याद नहीं होती। तो आइए इतिहास की डेट्स को हम याद कैसे करें, कैसे समझें। बेटा दो चीज़ें हैं। देखिए बेटा, जो कायनात की स्टार्टिंग होती है बेटा कुछ इस तरीके से बात करें, ये ज़ीरो मान लें। और बेटा अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, जैसे मैं महात्मा गौतम बुद्ध की बात कर लूं, तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बीसी का क्या मतलब है? बीसी का मतलब है कि जो ईसा मसीह थे, यानी जीसस के पहले या ईसा मसीह के जन्म लेने के 563 साल पहले इस दुनिया पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले की घटना, यानी इधर की जितनी भी घटनाएं आएंगी, इसका मतलब क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले की घटना, और ये इधर की घटना होंगी उनके डेथ की बात। यानी जैसे आज की डेट में हम लिखते हैं 2021 एडी। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। क्या मतलब है? एनो डोमिनी भी कहते हैं, आफ्टर डेथ भी कहते हैं कुछ लोग। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी भी याद रखना बेटा, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का वर्ड होता है, होता क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। यहाँ पर क्या होगा? यानी ईसा मसीह के 2021 वर्षों के बाद की घटना की अगर हम ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? उनकी डेथ के 2021 वर्षों के बाद की घटना। तो बेटा आइए इसी के बेस पर हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं पूरा पाषाण काल की डेट की बात करूं तो बेटा कहा जाता है कि एक अननोन टाइम पीरियड से लेकर के लगभग 8000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण काल का माना जाता है। यानी एक अननोन टाइम पीरियड, एक अननोन टाइम पीरियड तब है बेटा जब आपने ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। यानी जॉर्ज लेमेंटर का एक कॉन्सेप्ट है महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, और जब से बिग बैंग हुआ है तभी से तो हमारी कायनात बनी है, तभी से हमारा सब कुछ इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आया है। यानी जब से बिग बैंग हुआ है या एक अननोन टाइम पीरियड से लेकर के 8000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग पैलालिथिक एज बोलते हैं। यहाँ पर बात करें तो 8000 बीसी से लेकर के लगभग 4000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो बेटा क्या है? मध्य पाषाण काल का समय है। और बेटा यहाँ से अगर मैं नियोलिथिक एज की बात करूँ, नियोलिथिक, तो बेटा ये कहा जाता है कि 4000 बीसी से लेकर के लगभग 2500 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो नव पाषाण काल का है। बेटा याद रखना, जब इंसान इस नियोलिथिक एज के अंतिम चरणों में था, नियोलिथिक एज के या नव पाषाण काल के अंतिम चरणों में था, तो बेटा लगभग 2500 बीसी के आसपास, यानी लगभग 2500 बीसी के आसपास, बेटा मैं अपनी बात को यहीं पर रख रहा हूँ कि लगभग 2500 बीसी के आसपास इंसान ने क्या किया? एक लिपि की खोज कर ली, एक स्क्रिप्ट की खोज कर ली, और यहीं से इंसान क्या करेगा? प्राग ऐतिहासिक काल से यानी प्री हिस्टोरिक एज से प्रोटो हिस्टोरिक एज में प्रवेश कर जाएगा। यानी पहली घटना क्या है कि लगभग नियोलिथिक एज के अंतिम समय में इंसान ने क्या किया है कि लिपि का ज्ञान या लिपि की खोज कर ली, एक भाषा की खोज कर ली, और इंसान क्या करेगा? प्रोटो हिस्टोरिक यानी प्री हिस्टोरिक एज से प्राग ऐतिहासिक काल से कहाँ प्रवेश कर जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल से आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज में प्रवेश कर जाएगा। और दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना यह है कि इसी नियोलिथिक एज के अंतिम समय में इंसान क्या करेगा? इस तांबे की खोज कर लेगा, और तांबे की खोज कर लेगा तो बेटा इसका जो टाइम पीरियड होगा लगभग 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो कॉपर एज का माना जाता है। यानी कॉपर एज का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक का माना जाता है। बेटा ये इतिहास का डिवीजन है। और बेटा हमने अभी अभी एक बात बताई थी कि अतीत में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही घटनाएं इतिहास कहलाती हैं जिनका एक लिखित सोर्स हो,
लिखित सोर्सेज के बेसिस पर हम इतिहास की बात करेंगे। और बेटा याद रखना, इतिहास को रटना नहीं है, अगर रटोगे तो बेटा रटते ही रह जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, हर घटना का दूसरी घटना से रिलेशन लेकर के चलना है, तभी हम इतिहास को समझ पाएंगे, तभी हम अपनी जीएस को समझ पाएंगे। आइए बेटा थोड़ा सा और बात करते हैं। और मैं सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बेटा नेक्स्ट बात है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत के जो प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। बेटा क्यों? क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का मतलब ही बेटा यही है कि हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्राचीन भारत को जानने का या जानने का स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगली जो हेडिंग है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। स्रोत क्या है बेटा? देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को जानने के सिर्फ 3 ही स्रोत हमारे पास है। कौन कौन से स्रोत हैं? 3 ही स्रोत हैं बेटा। और उन 3 सोर्सेज में सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत हैं। क्या बात करेंगे? पुरातात्विक स्रोत हमारे पास हैं। दूसरी बात करें बेटा साहित्यिक स्रोत है। दूसरी बात करें तो वो बेटा हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं। और तीसरी बात करें तो विदेशी यात्रियों का विवरण है। क्या है बेटा? विदेशी यात्रियों का विवरण हम जानेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर, विवरण है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो बेटा पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इनको क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनको क्या बोलेंगे? लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस बोलेंगे। और ये लिखेंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर, विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर यानी जो विदेशी हैं उन विदेशी यात्रियों का विवरण भी तो हम पढ़ेंगे। और बेटा यहीं पर हम क्या जानेंगे? देखिए बेटा, इस पुरातात्विक स्रोत के तहत हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम अभिलेख पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे, इनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम अवशेष की बात करेंगे, यानी फॉसिल्स की बात करेंगे। हम लोग मूर्ति कला की बात करेंगे, हम लोग चित्रकला की बात करेंगे, हम लोग बेटा जो पुराने कॉइन्स हैं, सिक्कों की बात करेंगे और बिल्डिंग्स की बात करेंगे। यही तो बात करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे? अभिलेखों की स्टडी करेंगे, अवशेषों की स्टडी करेंगे, मूर्तिकला, चित्रकला, कॉइन्स और बिल्डिंग्स, स्मारक और इमारतों का भी जिक्र करेंगे। और बेटा ये सारी बातें, अब बेटा देखिएगा मैं अपनी क्लास को यहीं से थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो मैं अपने पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं अपने YouTube चैनल पर, उस चैनल पर जाकर के 2 वीडियो डाल चुका हूं। वहां से अभिलेख, ये सारी चीजें मैंने बहुत डीप में पढ़ाई है, वहां पर जाकर के दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस यहाँ पर समझा करके अपनी बात को यहीं से निकलना चाहूंगा, यानी आगे बढ़ना चाहूंगा। तो हमारे पूछे वीडियो पर जाकर के ये देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरी बात क्या है, मैं यहीं से इस चीज को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे और बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूँ तो इस साहित्यिक स्रोत में भी हमें 3 तरीके की चीजें पढ़नी है। क्या चीजें पढ़नी है? एक तो बेटा क्या पढ़ना है? एक तो हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ना है? धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गैर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गैर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरा होगा कि कुछ और विदेशी ग्रंथ, यानी विदेशी यात्री जो आए हैं, ये जो विदेशी हैं, कुछ विदेशी ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और इन विदेशियों में हमें इस देखना पड़ेगा, यूनानी ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे,
यूनानी ग्रंथ यानी यूनान के जो लोग आए उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, जैसे हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी, हेरोडोटस ने लिखी। बेटा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो सेनापति था उसने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसने एक किताब लिखी इंडिका। तो ऐसे यूनानी ग्रंथों की स्टडी करेंगे बेटा। उसके बाद हम चीनी ग्रंथ की स्टडी करेंगे और कुछ अरबी ग्रंथ की भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेटा देखिए बेटा, अब आगे मैं थोड़ी सी अपनी बात को रखूंगा। बेटा आप हमारे पिछले वीडियो में जाएंगे तो उसमें से ये हेडिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी कहने का मतलब है मैं धार्मिक ग्रंथ की स्टडी कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो धार्मिक ग्रंथ आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आइए आज की क्लास में अपनी अब यहीं से स्टार्ट करता हूँ, गैर धार्मिक ग्रंथ से। तो हेडिंग लगा ले गैर धार्मिक ग्रंथ, और इस गैर धार्मिक ग्रंथों में हमें क्या पढ़ना है आइए जानते हैं। गैर धार्मिक ग्रंथों में हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो आइए कुछ गैर धार्मिक ग्रंथों की बुक्स की स्टडी कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं इसके अंदर पढ़ना है, कुछ बुक्स ही हमें देखनी पड़ेंगी। चलिए बेटा, गैर धार्मिक ग्रंथ, हेडिंग लगा ले गैर धार्मिक ग्रंथ। और गैर धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य के द्वारा की गई, या विष्णुगुप्त इसका नाम था, या चाणक्य था, या फिर बेटा पुराणों के अंदर इसका नाम द्विजर्षभ भी मिलता है। तो बेटा गैर धार्मिक ग्रंथ हेडिंग लगाइए, और गैर धार्मिक ग्रंथ में हमें कुछ ग्रंथ की स्टडी। गैर धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और इसकी जो रचना थी बेटा आप पता ही होगा कि बेटा चाणक्य के द्वारा की गई है। चाणक्य या इसी का नाम है कौटिल्य, और या इसी का नाम है विष्णुगुप्त, कुछ भी कह लो सारी एक ही बात है, विष्णुगुप्त। तो बेटा ये रचना, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य के द्वारा की गई या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई। और बेटा कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये बेटा इकोनॉमी पर नहीं आधारित है, बल्कि राजनीति और पब्लिक प्रशासन यानी लोक प्रशासन पर आधारित विश्व की प्रमाणित पुस्तक है। बेटा प्रमाणित पुस्तक है, यानी राजनीति और पब्लिक यानी लोक प्रशासन पर आधारित विश्व की, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। हम फाइनली लिख दें कि ये जो है यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि राजनीति एवं लोक प्रशासन, राजनीति एवं लोक प्रशासन पर आधारित या बेस एक प्रमाणित पुस्तक है। अच्छी किताबों में से आपकी प्रमाणित पुस्तक है। कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना। पहली हमें अर्थशास्त्र, दूसरी क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की जो रचना थी वो पाणिनि के द्वारा की गई, अष्टाध्यायी की रचना, और ये भारत की पहली व्याकरण की पुस्तक थी। यानी दूसरी कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी की जो रचना है वो की थी पाणिनि ने, पाणिनि ने की है। और बेटा ये क्या है? ये भारत की पहली व्याकरण की किताब थी। नोट करिए जल्दी से। तीसरी है महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा इसकी रचना की गई। और बेटा जो पतंजलि के द्वारा की गई, और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और पतंजलि ने क्या किया था बेटा? 2 अश्वमेध यज्ञ यानी 2 यज्ञों का आयोजन किया था, वो यहाँ पर जानकारी मिलती है। यानी पुष्यमित्र शुंग एक इंसान था, शुंग वंश का शासक। तो पुष्यमित्र शुंग के इसने 2 यज्ञों का आयोजन किया था, उसकी जानकारी मिलती है। तो तीसरी किताब नोट करें, महाभाष्य। महाभाष्य तीसरी, मैं रफ करे दे रहा हूँ और आगे बढ़ना हूँ। तीसरी है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। तीसरी किताब है महाभाष्य की रचना किसके द्वारा है? पतंजलि के द्वारा। और इससे क्या है? शुंग वंश की जानकारी मिलती है, शुंग वंश की जानकारी मिलती है इससे। एक बेटा है, चौथी है
राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये कल्हड़ की किताब है, रचना कल्हड़ के द्वारा की गई और इसमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। कश्मीर की जानकारी मिलती है, कल्हड़ की है बेटा। और मैं बात करूं जैसे रघुवंशम कालिदास की रचना है। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऐसी तमाम रचनाएं हैं। ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास की हैं। और बेटा मैं बात करूं, और भी 2-4 किताबें हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे मैं पंचतंत्र की बात कर लूं तो विष्णु शर्मा, और बेटा ये विश्व की शायद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है पंचतंत्र, रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है पंचतंत्र, इसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। विष्णु शर्मा के द्वारा की गई पंचतंत्र। और मैं बात करूं हितोपदेश, एक किताब है हितोपदेश। हितोपदेश की रचना जिस इंसान ने की है उसका नाम था नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा ये रचना की गई। हर्षवर्धन की 3 किताबें मिलती हैं। एक हर्षवर्धन की किताब मिलती है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, यानी हर्षवर्धन की 3 किताबें मिलती हैं हर्षवर्धन की। एक तो है प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और अश्वघोष। बेटा लास्ट यूपी टेट जो भी आया था क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया था, यानी ये 6ठी किताब थी, ये 7वीं है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आगे ऐसे 50 किताब होंगी। मैं 10-5 का ही जिक्र करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी लिस्ट में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, पूरी लिस्ट बना के डाल दूंगा। लिस्ट बल्कि बनी होगी, मैं डालना ही होगा। और भी किताबें हैं बेटा, जैसे मैं बात करूं इस हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था बाण भट्ट। इस बाण भट्ट की 2 रचनाएं थी, एक थी कादम्बरी और एक थी हर्षचरितम। एक इंसान था अश्वघोष, ये बेटा जो कनिष्क था, यानी कि कुषाण वंश का एक महान शासक था, कनिष्क के दरबार में रहता था और बौद्ध धर्म का प्रकांड विद्वान इसे माना गया है। और अश्वघोष को बौद्ध धर्म का प्रकांड विद्वान माना गया है और इन्होंने भी एक किताब की रचना की है जिसका नाम था बुद्ध चरितम। और मैं बात करूं, और भी कई राइटर रहे होंगे। मिताक्षरा की एक किताब है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा की एक किताब है जिसका नाम है विज्ञानेश्वर, ऐसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा डालें यूनानी लेखक। भारतीय हो गए, 2-2, 4-4, 5-5 सबके लिए ले रहा हूँ। यूनानी लेखक, अगर मैं यूनानी लेखकों की बात करूं तो यूनानी लेखक में कौन कौन है, आइए जान लेते हैं। यूनानी लेखक बेटा देखिए, यूनानी लेखक में कौन कौन से हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला हम बेटा बात करेंगे हेरोडोटस की ही। हेरोडोटस की एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका के बेसिस पर ही इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है, क्योंकि इसी किताब से इतिहास की जानकारी दुनिया में सबसे पहले मिलती है। यही कारण है कि बेटा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। एक इंसान था जो सिकंदर महान की सेना के साथ में आया था जिसका नाम था ऑस्टियोबुलस। और इस ऑस्टियोबुलस ने भी एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ द वॉर। क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द वॉर। हिस्ट्री ऑफ द वॉर नाम की किताब लिखी। इंडिका तीसरी इंसान था मेगास्थनीज,
और मेगास्थनीज तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, उस किताब का नाम था इंडिका। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा याद रखना, अगर भारत देश के अंदर एक साल में 10 एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो 10 एग्जाम में इस मेगास्थनीज पर या इंडिका पर कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस मेगास्थनीज की थोड़ी सी स्टडी यहीं पर कर लेते हैं। कहते हैं कि जो मेगास्थनीज था बेटा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? यहीं पर नोट के तौर पर मैं नोट करे दे रहा हूँ। ये एक यूनानी, या ऐसे समझिए जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान ने बेटा एक बैक्ट्रिया नाम की बस्ती बसाई थी। और जब वो देश यानी करीबन 19 महीने रहने के बाद जब भारत देश से वापस गया तो बैक्ट्रिया बस्ती की देख रेख के लिए सेल्यूकस निकेटर यानी अपने सेनापति को छोड़ करके गया। और इस सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य से एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और करने के बाद इस सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया ने मेगास्थनीज जो यूनानी दूत था, मेगास्थनीज को कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, मौर्य के दरबार में भेजा। भारत में आया, भारत को देखा और देखने के बाद भारत के बारे में बहुत बखान किया, भारत के बारे में बताया। आइए बात जान करते हैं क्या क्या इसने बात की। इस मेगास्थनीज ने क्या क्या है कि मेगास्थनीज थोड़ा सा समझ लें बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेगास्थनीज ने अपनी जो किताब लिखी इंडिका, इस इंडिका किताब के अंदर भारत में क्या कहा कि भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया। कितनी? 7 जातियों का उल्लेख किया है। मगर बेटा एक बात यहीं से मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूँ, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भारत के अंदर सिर्फ 4 वर्णों का उल्लेख, जाति शब्द ना कहके वर्ण कह दो, 7 वर्णों का उल्लेख ज्यादा बेटर ऑप्शन है। 7 वर्ण का उल्लेख किया, मगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सिर्फ 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का ही जिक्र मिलता है। बेटा इसने क्या कहा कि भारत के लोग लिखने की कला नहीं जानते। इसने अपनी किताब में कहा कि जो भारत है, भारत के लोग लिखने की कला को नहीं जानते, लोग लिखने की कला को नहीं जानते। बेटा अब इसी के पैरेलल कौन है? कौटिल्य ही तो है। और कौटिल्य की किताब देख लिए, इसकी किताब देख लिए, कौटिल्य की विश्व की सबसे प्रमाणित या राजनीति पर आधारित बेस्ड किताब है, इसी के कंटेम्परेरी है, इससे बेहतर इंसान है। बेटा और मैं बताऊं, ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते, भारत में अकाल नहीं पढ़ते। ये भी इसकी बात गलत है, क्योंकि बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जिसके समय में भारत आया था, उसी के जीवन के अंतिम दिनों में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन को अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में छोड़ करके अपने जैन मुनि या जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं पर क्या किया, संलेखना प्रोसेस के तहत अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी यह बात भी झूठी हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही अकाल पड़ा और वो उस अकाल की वजह से अपने शासन को त्यागता है, अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में त्याग देता है, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ये बात भी इसकी गलत हो गई। और ये कहता है कि जो भारत है, भारत में दास प्रथा नहीं है। ये क्या कहता है? कहता है भारत में दास प्रथा नहीं है। बेटा कहते हैं कि भारत में महिला और पुरुष दोनों में दास प्रथाएं थी। बेटा ये यूनान, जिस यूनान से ये बिलोंग करता था, वहाँ पर लोग दासों को लोहे की जंजीरों में भैंसों की तरीके से बांध के रखते थे, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता था। विश्व बंधुत्व यानी भाई बहन वाले कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर दासों को रखा जाता था। उस बेसिस पर यह कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र या इतिहास से हमें पता चलता है कि बेटा महिला और पुरुष दोनों ही तरीके के दास भारत में हुआ करते थे। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने भारत के बारे में जितनी भी बातें कही हैं, भारतीय इतिहासकार उसे झुठलाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि मेगास्थनीज हमारे देश भारत को समझ नहीं सका और उसके जो देखा वही लिखा, मगर भारत को बहुत पास से समझ ना सका। यही इतिहासकार लिखते हैं। एक टॉलमी है, टॉलमी की किताब है भूगोल। नेक्स्ट राइटर है
बेटा ये नोट कर लेना आप लोग। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ। टॉलमी की किताब है भूगोल। टॉलमी एक इतिहासकार है यूनान का, टॉलमी। इसने भी भूगोल नाम की एक किताब लिखी है, और जिसमें बेटा पेड़ पौधों और पक्षियों का जिक्र किया है। प्लिनी ने एक नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है प्लिनी। इन्होंने भी नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी है। और बेटा इतिहासकार हैं, एक है जैसे स्ट्रैबो ने विश्व भूगोल लिखा है। स्ट्रैबो ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है विश्व भूगोल। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, यूनानी हो गए। चीनी लेखकों की बात करें तो चीनी लेखकों की बात करेंगे तो बेटा लेखक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेन स्वांग। हेन स्वांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया। किसके समय में? हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश का, यानी हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये हर्षवर्धन के समय में इंडिया आया, और इसने भी एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है शी यू की। इसका नाम क्या है? सी यू की नाम की इसने एक किताब लिखी है। बेटा फाहयान ने फो क्यू की किताब लिखी है। फाहयान, बेटा फाहयान एक चीनी यात्री आए हैं। फाहयान ने फो क्यू की नाम की किताब लिखी, फो क्यू की नाम की किताब लिखी है। बेटा और मैं बात करूं, इत सिंह ने भी काउफो काउसांग चुन नाम की किताब लिखी। पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी इतिहास में सारी चीजें पूछी नहीं जाती। अगर मैं अरबी लेखकों की बात करूं, अगर अरबी लेखकों का जिक्र किया जाए तो अरबी लेखकों में सबसे ज्यादा जो फेमस किताब मानी जाती है वो है बेटा कौन सी किताब है? अरबी लेखकों में अल बरूनी नाम का एक इंसान है। अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है अल बरूनी। अल बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। और इस किताब उल हिंद से उस समय के तत्कालीन भारत की जानकारी हमें मिलती है। और ये बेटा हमारा ये कौन सी चीज़ थी? ये वो मतलब अगर मैं इतिहास के सोर्सेज में बात करूं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद में ये लिटरेरी सोर्सेज यहीं से कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हेडिंग लगा लिए बेटा। जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी वो होगी विदेशी यात्रियों का वर्णन। यानी भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो है विदेशी यात्रियों का वर्णन। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विदेशी यात्रियों के वर्णन के बाद, और उसी के बाद तुरंत में आगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी पैलालिथिक एज से अपने इतिहास को रखूंगा। आज के लिए इतना ही। एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकलें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।